अच्छा, ये हाँ, फ़ौजदारी के लिए जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिन लोगों ने एग्ज़ाम देने हैं, चाहे वो जजेस के लिए बैठना चाह रहे हों या सरकारी वकील के एग्ज़ाम के लिए हों, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको हाई कोर्ट के रूल्स वॉल्यूम 3 का ज़रूर पता होना चाहिए। यह बात देखें, अब तो सिलेबस के अंदर भी ये रूल्स मेंशन कर दिए गए हैं। ये बेसिकली वो रूल्स होते हैं जिनके अंदर रोज़ाना की अदालतों के अंदर कार्रवाई होती है। तो अगर बाज़ ये होता है कि वो इंटरव्यू के दौरान पूछ लिया जाता है कि जनाब ये कार्रवाई किस कानून के तहत होती है, तो फिर हम देख रहे होते हैं कि हमें नहीं पता कि ये किस कानून के तहत होती है। बेसिकली वो सीआरपीसी के अंदर भी नहीं होता, वो किसी पीपीसी या दूसरे भी किसी जगह पे नहीं जिक्र होता उसका, वो फिर जिक्र होता है हाई कोर्ट रूल्स के अंदर। तो इसमें और जो लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, उन लोगों के लिए मैं कुछ बता दूं कि हम लोगों को अर्जेंट पटिशन किस तरह से काम करवाना है उस पर नहीं पता होता। रिकॉर्ड इंस्पेक्शन के हवाले से हमें प्रोसेस का नहीं पता होता कि उसका क्या प्रोसेस है, तो ये हाई कोर्ट रूल्स ने हमें बताना होता है। उसके अलावा जो होता है वो जिसको ये रूल्स पता होंगे वो वहाँ पर केस आर्ग्यूमेंट अच्छा कर सकता है, क्योंकि गवाहों को डिले नहीं करवाना। उसके अलावा जो होता है जो क्या कहते हैं एडजर्नमेंट्स वगैरह होती हैं, इसके ऊपर आपने किस तरह से आर्ग्यू करना होता है। तो जो है बाज़ का डिले जो होते हैं वो कितने फेटल हो सकते हैं, आपने इसको किस तरह से चैलेंज करना होता है। तो ड्यूटी जज का जो आम तौर पर झगड़ा होता है जी, कि ड्यूटी जज आता है वो करता कुछ नहीं है जी, वो जैसे कि हम ये समझते हैं कि उस जज की नलायकी। बेसिकली हाई कोर्ट रूल्स वॉल्यूम 3 भी तो देखें ना, उसके ऊपर उसको क्या कहते हैं। तो वो जज आके बेसिकली अपना काम करता है जो उसको हाई कोर्ट के रूल्स कहते हैं। तो ये आमतौर पर वकला नहीं जानते, जिसकी वजह से नुकसान होता है। और वो अक्सर वो जजेस की नज़र में फिर यही होता है कि उनको पता होता है कि यार हम तो हाई कोर्ट रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और ये हमें कह रहे हैं कि हम नालायकी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने खुद रूल्स नहीं पढ़े हुए। तो इस चीज़ों से आप अवॉइड करें, और ये बहुत आसान सी चीज़ है अभी तो। आगे इसमें हाई कोर्ट रूल्स वॉल्यूम 3 के अंदर जो है वो आइडेंटिफिकेशन परेड आनी है, बेल आनी है। तो इसी तरह से आगे चल के दूसरे रिमांड के हवाले से आनी है। तो ये मैं सारी चीज़ें आपके साथ हाई कोर्ट रूल्स वॉल्यूम 3 कंप्लीट डिस्कस करूँगा, और कोशिश होगी कि सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँ और हर बात जो है आपके साथ ना शेयर की जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि यही आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम होता है। तो उसके अलावा जो है अगर आप मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के अंदर जो है वो पूछें, मैं उसका वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसको। इसमें देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई कि ट्रायल किस तरह से होगा, यानी कि ट्रायल चलेगा कहाँ। तो ट्रायल के वक्त कौन मुकर्रर करता है, ये हाई कोर्ट मुकर्रर करती है कि किस जगह पे किस वक्त पे केस का ट्रायल होगा। और वहाँ पर ये अब ये बात बताएगी कि अगर ज़रूरी हो, अगर बहुत ज़रूरी हो, तो टूर के दौरान भी केस लिया जा सकता है। यानी कि जजेस अपने टूर के दौरान भी केसेस ले सकते हैं अगर कहीं बहुत ज़्यादा मजबूरी हो। तो उसके अलावा फिर ये क्या होगा कि लेकिन ये कि लेने के बाद नोटिस जारी कर दिया जाएगा पार्टीज़ को कि भाई ठीक है, हमने टूर के दौरान केस ले लिया, लेकिन आप फलां जगह पे जाएं और उस कोर्ट के अंदर पेश हों। दूसरी बात ये कि पटिशन बॉक्स, यानी कि ये हाई कोर्ट रूल कहती है कि एक ऐसा बॉक्स हम रख देंगे जो वरांदे के अंदर अदालत के अंदर मौजूद होगा, जो सुबह शुरू होने से पहले, लंच के दौरान, फिर बाद में बंद होने से पहले, जहाँ पर हम अपनी अपनी एप्लीकेशन जो होंगे जिन्होंने देनी होंगी वो देंगी और उस पटिशन बॉक्स से निकाल के जज के सामने पेश कर दी जाएंगी। और इसके साथ कॉज लिस्ट, देखें अक्सर बाज़ का अदालत के बाहर लिस्टें लगी होती हैं ना जी, ये रिकॉर्ड, ये केस हमारा इतने नंबर पे लगे थे, वो नंबर वो लगाना, वो लिस्ट बनाना, ये हाई कोर्ट रूल्स वॉल्यूम 3 के तहत वो बनती हैं कि जिन मुकदमात का फ़ैसला जल्द ही ना होना हो उसकी लिस्ट जो है वो अदालत के बाहर लगती है। हर केस इसके अंदर नहीं आ जाता। अब आ जाते हैं आगे अर्जेंट पटिशन, कि जनाब बड़ी अर्जेंट सी होती है कि मामला कुछ इस तरह के होते हैं, तो मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी वक्त अज़ खुद इस तरह की पटिशन की समाअत कर सकता है और उसको मौके पर ही डिस्पोज ऑफ कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है। उसके बाद लेकिन अगर वो ये समझे कि जनाब इस पर जो है वो किसी, लेकिन यानी कि जो इस तरह की अर्जेंट पटिशन है वो उसका स्टाफ नहीं ले सकता, वो रीडर नहीं ले सकता हाई कोर्ट्स का, सॉरी जो मजिस्ट्रेट का होता है, और ना ही कोई भी जो किसी भी वकील का मुंशी या क्लर्क होता है वो जो है वो डायरेक्ट भी इस तरह की पटिशन या उससे कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ले सकते हैं। तो ये इस तरह के इख्तियार जो होते हैं वो गलत होते हैं। आप इनको चैलेंज करेंगे तो ये आपका चैलेंज भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा जब मजिस्ट्रेट अगर छुट्टी पर होगा और उसने चार्ज नहीं लिया होगा
तो सिर्फ उसी सूरत में उसका रीडर जो होता है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले सकता है, वो आपसे चीज़ें ले सकता है। अदरवाइज़ जज की मौजूदगी में रीडर कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं ले सकता। इस चीज़ को कौन बंद करता है, उनको पाबंद बनाता है, ये हाई कोर्ट रूल्स बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, अगर एक मैजिस्ट्रेट जो है वो नहीं है, छुट्टी पर है या वो टूर पर है, तो कोई दूसरा मैजिस्ट्रेट उसकी ज़िम्मेदारी लेता है। तो वो ज़िम्मेदारी लेता है, उसको ज़िम्मेदारी कौन लगाता है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लगाएगा कि भाई एक मैजिस्ट्रेट नहीं है तो वो दूसरी जगह मैजिस्ट्रेट को भेज देगा कि अब आप उसकी जगह पे जाके उसके मुकदमात की को भी देखें। तो अब मैं ये कहता हूँ कि जब यहाँ पर आते हैं तो अब ये किसी को भी बेसिकली जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इख्तियार दे सकता है। अब ये यहाँ पर आ जाती है बात कि जी मैं ड्यूटी जज जाता है लेकिन काम नहीं करता। भाई उसके पास सिर्फ इख्तियार इतना होता है कि जो भी ये जो होती हैं रीडर जो होता है मुतलका जज का, वो उसकी फ़ाइल्स को, उसकी कार्रवाई को देखने का पाबंद होता है बेसिकली। तो इसकी वजह से भी जो होते हैं जजेस अक्सर इस चीज़ से कतराते हैं, जो ड्यूटी जजेस होती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड आप देखें, रिकॉर्ड का होता है ना कि रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन, जी हम जी रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो वकील बेसिकली दरख्वास्त देगा मजिस्ट्रेट को पर्सनली, और वो वहाँ पर उसको सारी फ़ाइल दिखा दी जाएगी और वहीं से देख। लेकिन आमतौर पर चूँकि प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं होती तो इसको नहीं देखा जाता। लेकिन इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जनाब उसके लिए वकील को एप्लीकेशन देना पड़ती है। अब ये कि अवाम की रसाई कितनी है, तो 352 CRPC ये कहती है कि क्रिमिनल अदालत जो होती है, फौजदारी अदालत बेसिकली एक खुली अदालत है, इस एन ओपन कोर्ट, तो वहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। तो लेकिन जज की यहाँ पर इस्तिस्ना भी इसको इख्तियार है कि वो चाहे तो किसी को अपनी कोर्ट के अंदर आने से रोक दे और चाहे तो सबको इजाज़त दे दे। उसके बाद आ जाता है जनाब के जो ट्रायल होता है वो अगर मैजिस्ट्रेट कर रहा है अपनी अदालत के बाहर, फ़र्ज़ करें जी जेल के अंदर उसने जाना वहाँ पर ट्रायल करना, तो वहाँ पर जो लोग, अब कौन लोग उसकी अदालत में आएंगे कौन नहीं आएंगे, इस चीज़ का फ़ैसला उसने कैसे करना है। जेल के पहले जो होंगे अपने इंचार्ज, उसको वो कहेगा कि भाई मैं अपनी जेल के अंदर ट्रायल के अंदर इस बंदे को आने देना चाहता हूँ और इसको नहीं, और इसी चीज़ को वो फिर बाद में अपने सेशन जज को भी इत्तला गवर्नमेंट को भी बता देगा, और उधर से उसके मुतलका महकमे की इजाज़त लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ज़रिए हुकूमत से भी इजाज़त लेगा कि जनाब मैं ये करना चाहता हूँ, तो तब ही उसको इजाज़त मिलेगी। और उसके बाद वो हाई कोर्ट को भी आगाह कर देगा कि उसको इजाज़त मिल गई है कि वो चाहे तो जेल के अंदर ट्रायल के दौरान किसी भी शख्स को रखे या उसको ना रखे। उसके बाद स्पीडी डिस्पोजल के जनाब बड़ी जल्दी मुकदमा निपटाए जाएँ, तो जल्दी मुकदमा उस वक्त निपटाया जाएगा जब गिरफ़्तार हो चुका होगा मुलज़म। तो अर्ली डिस्पोजल हाई कोर्ट रूल्स के तहत कब होती है, जब अक्यूज्ड अरेस्ट हो चुका हो। वहाँ पर इसको कहा जाता है कोशिश करें कि डे टू डे उसका ट्रायल करें ताकि जल्द से जल्द उसके केस का फैसला और उसको ज़्यादा दिन जेल के अंदर मुफ्त में ना गुजारने पड़े। उसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है कि जनाब अगर गवाह हैं तो उनको भी जल्द से जल्द एग्ज़ामिन करेगा, और अगर उनको तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि कोई बहुत एब्सोल्यूट नेसेसिटी ना हो। उसके अलावा एडजमेंट आ जाती है, तो ये है कि जनाब मुख्तसर तरीन कोशिश करेंगे जज के अपनी तरफ से छोटी से छोटी पेशी दें। उसके अलावा फिर आ जाता है कि एडजमेंट जो होती है, अगर अदालत समझती है कि दूसरे मुलजमान की गिरफ़्तारी का इंतज़ार किया जाए ताकि ट्रायल इकट्ठा हो, तो ये मुलज़म का राइट है कि अगर उसके ख़िलाफ़ शहादत है और वो ये देखता है कि जी मेरे दूसरे मुलजमान के लिए नहीं है तो मुझे इस वक्त तक जेल के अंदर नहीं, उसको ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि अगर आम तौर पे बिल्कुल आम लफ्ज़ों में कहना चाहूँ तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर दो मुलजमान का ट्रायल चल रहा है तो एक के ख़िलाफ़ तो सबूत आ गए हैं और दूसरे के पास नहीं आए, तो वो दूसरे को इंतज़ार नहीं करवाया जा सकता कि बाकियों के भी आएंगे तो तभी तुम्हारा केस चलेगा। उसके बाद क्लोजिंग आवर के अदालत जो है अपने ख़त्म होने से पहले भी केस ले सकती है। हॉलीडेज़ की बात अगर की जाए तो अगर गैर मुतवक्का कोई छुट्टी आ जाती है या कोई जज नहीं मौजूद होता, तो उस दिन जो होता है पेशी रजिस्टर के अंदर वो नई तारीख़ मुकदमा दर्ज करेगा और वो जो रीडर होगा उसका, तो रीडर जो है आगे दूसरा जो जज आएगा उसको वो दिखाएगा कि जनाब ये चीज़ें मैंने की हैं।
तो ड्यूटी जज का वो काम होता है कि वो सिलेक्टेड रीडर की सुपरवाइज़ करे उसके काम को, तो कम से कम दिन में एक दफ़ा उसने आना है। उसके बाद आ जाता है जनाब के डेली की प्रोग्रेस। तो रोज़ाना की जो कारकर्दगी होती है ये मजिस्ट्रेट ने अपनी भेजनी होती है उस शख्स को जो होता है उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो ओबियसली एक जज होते हैं, तो वो अपनी मजिस्ट्रेट जो होती है अपनी कार्रवाई लाजमी तौर पर या तो वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपनी देंगे इस सूरत हाल में। और उसके अलावा जो फिर आ जाती है कि सिर्फ डेली की कार्रवाई नहीं, बल्कि वो अपने क्वार्टरली स्टेटमेंट भी जो होगी वो देंगे कि जनाब ये मुकदमात थे जो तख़ीर का शिकार हुए 4 महीने से ज़्यादा जिनको गुजर चुके, उनकी अलहदा से फ़हरिस्त बना के भेजेगा मैजिस्ट्रेट। तो इसी तरह से जो होते हैं 1 साल से ज़्यादा के जो मुकदमात होंगे तो उनके ऊपर भी बताने की उसको अदालत की पाबंदी होती है कि मजिस्ट्रेट ने उनको बताना होता है। तो ये मुख्तसर से जो हैं इसमें हाई कोर्ट के रूल्स हैं, लेकिन जो मज़ीद आगे रूल्स आएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो डायरेक्टली मेन स्टेजेस ट्रायल से कंसर्न होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।